हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12 में जो फर्स्ट चैप्टर अभी तक हम लोगों का चल रहा था, उस चैप्टर को आज फिनिश करने वाले हैं, है ना। चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। क्या करेंगे, आज एक डेरिवेशन करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। एक लास्ट डेरिवेशन जो रह गया था वो करेंगे और न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, है ना। तो डेरिवेशन क्या है, बेसिकली डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज सर्कुलर रिंग, है ना। एक कोई रिंग है और वो रिंग कैसी है, चार्ज है, तो उसकी एक्सिस पर क्या निकालना है, उसके एक्सिस पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। वो हम लोग करेंगे। तो बेसिकली क्या मैं बात कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए हम लोग एक टॉय का यूज करेंगे। तो एक टॉय मिलेगा। So basically, to let you understand that basically what I am talking about, क्या सर्कुलर रिंग है, वो आपको पूरा चीजें पता पड़ेंगी इस टॉय की हेल्प से। क्या सर, आप 12th क्लास में हमें टॉय दिखा रहे हैं, है ना। तो बेसिकली मुझे ये आइडिया आया क्योंकि ये मेरी बेबी का टॉय है, तो मुझे ऐसा आइडिया है कि मैं कैसे आपको ये चीज समझा पाऊं कि क्या सर्कुलर रिंग है और किस तरीके से इसे समझा सकते हैं आप लोगों को। तो वो तरीका ये मैंने निकाला। समझिए, इसमें एक जो रिंग है, इस रिंग को मैंने ले लिया। तो ये सपोज कीजिए कि जिस रिंग की मैं बात कर रहा हूँ, सर्कुलर रिंग की, चार्ज सर्कुलर रिंग की, वो ये है ना। ये रिंग हो गई और इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया। क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया। अब इसकी एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रिंग है तो इसकी एक्सिस कहां से जाएगी, इसके सेंटर से होके जाएगी। इसके सेंटर से होके यहाँ पर निकली और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये यहां पर कहीं हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो यही हमें करना है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ दिस। सबसे पहले तो हेडिंग लगा लेते हैं। और हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है, हेडिंग है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to charged circular ring on its axis। कहां पर, एक्सिस पर। तो हमें ये करना है ना। ये हो गया हमारा हेडिंग। तो फटाफट पहले ड्रॉ करते हैं एक चार्ज सर्कुलर रिंग। एक रिंग ले लेते हैं। तो सर, ये रिंग हो गई, दिस इज द रिंग, दिस इज द रिंग। ये चार्ज सर्कुलर रिंग है और इस सर्कुलर रिंग पर क्या देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं। क्या दे दिया हमने, पॉजिटिव चार्जेस। ये पॉजिटिव चार्जेस दे दिए सर, बहुत बढ़िया, है ना। क्या दे दिए, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। और जो चार्ज दिया वो चार्ज हमने बोल दिया कि हमने इसे क्यू चार्ज दिया है। क्या दिया है, क्यू चार्ज। और ये माना कि जो लेंथ है वायर की वो क्या है, या कंडक्टर की जो लेंथ है वो क्या है, एल है। इसकी एक्सिस से होकर के जा रही है, क्या क्या जा रही है, कुछ नहीं, इसकी एक्सिस है, एक्सिस से क्या होकर जाएगा। तो इसकी एक्सिस से किसी सर्टेन डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मैंने इस पॉइंट को बोल दिया पॉइंट पी, जो कि एक्सिस से कितनी दूरी पर है, एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, लेट अस से द सेंटर ऑफ दिस वायर इज ओ। यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चा, एक्स। क्या है, एक्स है। क्या है, एक्स है। अच्छी बात, बहुत बढ़िया। सर, द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज ए, रेडियस ऑफ दिस रिंग इज ए। ये माना कि जो रेडियस की रिंग है, रिंग की जो रेडियस है रिंग की जो रेडियस है वो कितनी है, ए है। और जो सेंटर से डिस्टेंस है पॉइंट पी तक का, वो कितना है, एक से। और पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, अच्छी बात है। कैसे निकालेंगे, तरीका क्या है, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर देखेंगे सर। प्रोसीजर, टोटल लेंथ एल है ना, छोटी सी लेंथ ले लीजिए, इसकी छोटी सी लेंथ ले ली काट के। और इस लेंथ की जो लेंथ है वो कितनी है, डीएल। कितनी है, डीएल। ये जो छोटा सा सेक्शन काटा है आपने लिया है, उसकी लेंथ कितनी है, डीएल। तो इस पर चार्ज कितना, इस इतने पार्ट पर चार्ज कितना, इतने पार्ट पर चार्ज हमने मान लिया डीक्यू। कितना है, डीक्यू। छोटी सी लेंथ डीएल ली, उस लेंथ पर कितना चार्ज, डीक्यू चार्ज। कितना चार्ज, डीक्यू चार्ज।
अब इस dq चार्ज के कारण जो कि पॉजिटिव है, इस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसका डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसा ही होगा। क्यों होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस है, और प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? आउटवर्ड होती है ना। अच्छी बात है सर। बेसिकली क्या यही नेट फोर्स होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही होगी? अगर ये dq चार्ज है, dl लेंथ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? de। कितनी हुई? de। छोटे से चार्ज के लिए छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चलिए, मगर क्या यही एक अल्टीमेट या फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही होगी इस पॉइंट पर? de नहीं। ऐसे छोटे छोटे dl या छोटे छोटे पार्ट पर, लेंथ पर, छोटी छोटी लेंथ पर क्या dq चार्जेस होंगे? बहुत सारे होंगे, है ना। उन्हीं सब का सम जब करेंगे, उन्हीं जब छोटे छोटे चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर जितनी आ रही है ना, छोटे छोटे चार्ज dq, फिर dq, फिर dq, बहुत सारे चार्जेस, छोटे छोटे सेक्शन आपने लिए, और उन सब का जब आप नेट इफेक्ट देखोगे, वही तो इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। जैसे लोड नहीं ले, ध्यान से समझें। जैसे कि एक सेक्शन मैंने लिया अभी dl, इसके जस्ट अपोजिट में मैं दूसरा सेक्शन ले लेता हूं और इसे भी मैंने नाम दे दिया dl। ये भी dl लेंथ का हो गया, और यहां पर भी जो चार्ज है वो भी कितना है? dq। कितना है? dq। तो ऑब्वियस सी बात है, इस dq चार्ज के कारण भी इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और जिसका डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा। क्या कुछ ऐसा होगा, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छी बात। हाँ सर, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई d, है ना। और मुझे ये पता है कि यहाँ पर इस पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। If the electric field is the force per unit charge, then obviously if you will place the test charge at point P, then obviously that test charge will feel a force. It will feel a force. अगर एक टेस्ट चार्ज लो, आप एक टेस्ट चार्ज ले लीजिए। टेस्ट चार्ज सबको पता है ना। टेस्ट चार्ज वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। तो ना हमें पता है कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिस पर कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिस पर हम या जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल होती है ना, वो टेस्ट चार्ज हो गया। तो आपने टेस्ट चार्ज जब यहाँ पे रखोगे तो वो टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ड्यू टू दिस dq चार्ज एंड ड्यू टू दिस dq चार्ज। तो उस पर इस पॉइंट P पर तो दो डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। तो उसका फोर्स लगने पर डिस्प्लेसमेंट भी होगा। क्या वो दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर सकता है? एक चीज ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर क्या करें सर? ऑब्वियसली अगर एक कोई मुझे इस तरफ से खींच रहा है हाथ से, और दूसरा मुझे इस तरफ से हाथ से खींच रहा है, तो क्या होगा? मैं कहां जाऊंगा? ऑब्वियसली बात है, मैं आगे की तरफ खिसक जाऊंगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका कहां है? आगे की तरफ, या इस पॉइंट P पर जो भी चार्ज आएगा उसका डायरेक्शन क्या है? आगे की तरफ। तो ऐसे कई सारे चार्जेस हैं, है ना, ऐसे कई सारे चार्जेस रहेंगे। उन सब के कारण इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कहां देखने को मिलेगा, उसे समझने के लिए हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कि वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें पता है 11th क्लास से कि हम वेक्टर जो भी क्वांटिटीज होती हैं उनको उनके कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या स्प्लिट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड वेक्टर रिजोल्यूशन, है ना। तो हम रिजोल्व करें अगर इस वेक्टर को, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, पता है हमें। और इसको भी अगर करें तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे इस तरीके से, ये d और ये d। अब आप समझ लीजिए, ये अगर थीटा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एक्सिस के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, वो थीटा है। तो इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे भी तो एक एंगल बन रहा है, वो कैसा हो जाएगा? वो भी थीटा होगा, इक्वल एंड अपोजिट एंगल। अच्छी बात। तो आप ये देख लीजिए, ये अगर थीटा बना तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो थीटा या एंगल बनाता है उसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, और वो क्या बनाता है? कॉस थीटा बनाता है। तो ये कंपोनेंट क्या करेगा? डी कॉस थीटा। अच्छी बात है सर। अब ये समझो, ये अगर एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, देन जस्ट इक्वल एंड अपोजिट एंगल
विल बी लाइक हियर एंड हियर यू विल आल्सो गेट थीटा, यहां भी थीटा मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डी, इसका एक कंपोनेंट ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला थीटा एंगल बना रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए दो कंपोनेंट है, एक तो इस नीचे वाले डी का वो डी कॉस थीटा, ऊपर वाले डी का वो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो भी डी कॉस थीटा है। तो क्या उसे सेम ही डायरेक्शन में है, तो क्या हम उसे ऐड कर सकते हैं, हम उसे ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गए, ये क्या हो गया, डी साइन थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, है ना भाई, यही होगा डी साइन थीटा। अब देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, उस बात को समझते हैं। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बचा कौन, बचा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। कौन बचे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो ये कंपोनेंट्स कैसे हैं, सेम डायरेक्शन के हैं, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मगर क्या केवल ये दो ही कंपोनेंट्स होंगे जो ऐड होंगे, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स निकल के आएंगे। जब आप छोटे छोटे डी या छोटे छोटे और लेंथ लेंगे तो कई सारे आएंगे। तो क्या हमें इसे, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम बात करें, ई नेट आपका क्या हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, बहुत आगे तक और भी सारे कंपोनेंट्स आप ऐड करते जाएंगे। मगर क्या इसे अनंत तक जाएंगे, नहीं। कितने कंपोनेंट्स होंगे सर ऐसे, जिनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी कॉस थीटा आएगी। यहाँ देखिए जो चार्जेस हैं वो किस पर है, चार्ज की लेंथ पर है, वायर की लेंथ पर है। तो जितनी वायर की लेंथ होगी आप उतने ही चार्जेस को केवल क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। उतने ही चार्ज, जितने चार्ज इस पे होंगे इस लेंथ पर होंगे। तो बेसिकली जब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, ऐड करने के लिए, टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए, अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, दैट इज, देखिए डीई इज इक्वल टू, या मैं बोल दूं ई नेट क्या हो जाएगी, डी कॉस थीटा। ये किसके लिए है, ये एक कंपोनेंट के लिए है, दैट इज डी। एक छोटे कंपोनेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने क्या निकाली, डी कॉस थीटा, है ना। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कैसा होगा, क्लोज लूप इंटीग्रेशन। कैसा होगा, क्लोज लूप इंटीग्रेशन। क्लोज लूप इंटीग्रेशन होगा, और कहां से होगा, लिमिट 0 to 2 पाई a। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, छोटे छोटे जो आपने पार्ट डीएल लेंथ लिए उन सभी को आप क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो क्या रेंज होगी जिसमें आप ऐड करेंगे उसको, वो होगी सर्कल की या इस रिंग की सरकमफेरेंस। ये सर्कल या जो रिंग है सर्कुलर शेप में है, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वही तो इस वायर की लेंथ होगी। देखो ना ये कैसे शेप का है, सर्कुलर। तो इसकी जो लेंथ है वायर की वो कैसी दिख रही है, सर्कुलर, है ना। तो इसकी जो लेंथ होगी वो बेसिकली क्या है, सर्कल का सरकमफेरेंस। तो सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई r होता है। r की जगह पे रेडियस क्या है, a। तो सरकमफेरेंस क्या हो गया, 2 पाई a। तो आप जो इंटीग्रेशन करेंगे वो टोटल लेंथ के लिए करेंगे। तो 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 से लेटेस्ट से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस इज 0। देन टोटल लेंथ को जब आप काउंट करते जाओगे तो कहां तक आ जाएगी, 2 पाई a तक। तो 0 to 2 पाई a। बात समझ में, इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो आपको इंटीग्रेशन में बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आपको इंटीग्रेशन करना है, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी ई नेट। अब देखिए डीई निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ये निकालना है कि ये डीई कितना है। ये डीई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ सिंगल कंपोनेंट, सिंगल चार्ज। डीई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू सिंगल चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
8 point P due to चार्ज dq। किसके कारण? चार्ज dq के कारण, है ना। चार्ज dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। थोड़ा स्पेस कम है तो इसे ऊपर लिखते हैं, है ना। तो अगर dE निकाली जाए, आप बहुत ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज, तो अगर निकाला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज dq क्या होगी? अगर ये dq चार्ज है, उसके कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो एक सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? d बेसिकली dE इज इक्वल टू k q। अब q क्या है हमारे पास में? dq। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? dq बाय r स्क्वायर। r मतलब डिस्टेंस, है ना। तो इस यहां से इस चार्ज से लेके इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस हम कितना ले रहे हैं बेटा? हम ले रहे हैं ये r है। क्या है ये डिस्टेंस? r है। तो kq बाय r स्क्वायर, kq बाय r स्क्वायर। अच्छी बात है सर। अब देखिए कई सारी चीजें हैं वो हम लोग करते जाएंगे। ये kq बाय dq बाय r स्क्वायर मिल गया। अब हमें क्या करना है? कुछ चीजें देखते हैं। cos थीटा भी ना है, यहाँ पर दिख रहा है cos थीटा। इस cos थीटा को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। cos थीटा कैसे निकलेगा समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे। आ जाइए। cos थीटा मतलब कि ये देखिए यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा। ये दिख रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल सबको दिख रहा है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो cos थीटा क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? x और हाइपोटेनियस क्या है? r, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये x अपॉन r हो गया। अब x अपॉन r है, तो r की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू जो आप निकालोगे तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या लगा दीजिए? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? r इज इक्वल टू, बेसिकली जब आप लगाओगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये मिलेगा। r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अच्छी बात है सर, ये मिल गया। तो देखिए ये जो फॉर्मूला निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसे हम आगे क्या लिख सकते हैं? k dq बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अच्छी बात है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या मिलेगा? x अपॉन r था, तो r क्या हो जाएगा? अगर ये है तो r क्या हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अच्छी बात है सर, आ जाएगी। तो ये चीजें मिल गई। अब यहाँ पे इसे रखते चले जाते हैं। हमारा जो ई नेट होगा वो क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई a d। तो d की जगह क्या आ जाएगा? k dq बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा? x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। अच्छी बात, पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। देखिए आप यहाँ पे dq दिख रहा है। क्या dq दिख रहा है? इस dq को हम लोग चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे और कैसे करेंगे ये देखिए। बेसिकली अगर ये वायर है, ये क्या है? वायर। तो वायर की क्या है? लेंथ है। तो इस टोटल लेंथ पर, इस लेंथ पर जो चार्ज होगा वो q है। तो चार्ज पर जो डेंसिटी ऑफ चार्ज रहेगी, जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं, वो क्या होती है? चार्ज डेंसिटी, है ना, जिसे हम लाइन चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। वो क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, तो Q बाय L हो गया ये, है ना। अब देखिए एक और चीज है, अगर आपने dq लेंथ dl लेंथ लिए तो इस लेंथ पर चार्ज कितना है? dq। तो आप दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? dq अपॉन dl। अब देखिए ये भी लेमडा, ये भी लेमडा,
इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इन्हें आप इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, dq अपॉन dl इज इक्वल टू q अपॉन l। यहां से हम dq निकाल लेंगे, यहां से हम dq निकाल लेंगे, तो dq क्या मिलेगा, dq इज इक्वल टू व्हाट, q अपॉन l इंटू dl। ये हो गया क्या, dq। तो वहां पे अब चीजें हम लोग चेंज करेंगे, क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे और क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई a के dq की जगह क्या आ जाएगा, ये देखो dq यहाँ पे क्या दिख रहा है, dq देख सकते हैं, बिल्कुल ये dq दिख रहा है। इस dq की जगह क्या लिख देंगे, q बाय l इंटू dl। तो q बाय l इंटू dl, तो यहाँ के q बाय l इंटू dl, और यहाँ पे तो a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है ही, a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छी बात, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इसे और सॉल्व करना है। अब हम इसे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हमें क्यों करना पड़ेगा, और किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसके अराउंड कर रहे हैं, किसके अलोंग कर रहे हैं, बेसिकली लेंथ के अलोंग, किसके, लेंथ के अलोंग। भाई लेंथ के अलोंग कितने चार्जेस हैं वो हमें पता करना है, और उन्हीं के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता करना है ना। तो बेसिकली जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके अलोंग होगा, लेंथ के अलोंग। तो इसलिए यहाँ पर जो वेरिएबल क्वांटिटी है जिसे हम लोग जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो क्या है, डीएल। तो जो इंटीग्रेशन वाला ये जो नाग दिख रहा है आपको, जो नाग दिख रहा है, ये सारी उन चीजों को बाहर कर देगा जैसा कि हमें पता है, जो कि अननोन है या जो कि हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे डीएल जो है लेंथ के अलोंग करेंगे तो केवल जो एल वाले वेरिएबल्स हैं वही यहाँ पे रहने वाले हैं, बाकी सारे चले जाएंगे बाहर। अच्छी बात है, यहाँ पे तो ये एल हो गया हमारे पास में, अच्छी बात है सर। चलिए तो इंटीग्रेशन करते हैं, इसको हटाते हैं। है ना, आओ तो बेसिकली इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई a, बाकी सारी चीजें बाहर, मतलब k बाहर, q बाहर, है ना, और क्या बाहर हो जाएगा भाई, देन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, अच्छी बात है ना। देन और क्या है हमारे पास में, x भी बाहर हो जाएगा, देन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी बाहर हो जाएगा। तो k बाहर हो गया, q बाहर हो गया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, x अपॉन a स्क्वायर ये भी बाहर हो गया। तो अंदर कौन बचा, 0 टू 2 पाई l अपॉन l, dl अपॉन l। अच्छी बात है सर, यही रहेगा, है ना, dl अपॉन l, अच्छी बात है, ओके। चलिए बेसिकली अगर बहुत ध्यान से देखो आप, ये जो l है, ये l है क्या, बेसिकली ये l क्या है, ये l है 2 पाई a। l क्या है, 2 पाई a, l क्या है, 2 पाई a। क्यों है, क्योंकि l क्या है, लेंथ है इस वायर की, और लेंथ जो अगर l है वो क्या है, सरकमफेरेंस, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई a। तो इसे भी बाहर कर सकते हैं, है ना। देखिए जितना सिंपल आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन को आप करिए। तो अगर मैं इसे और सिंपल करना चाहता हूं तो जो l दिख रहा है आपका, इस l को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, इस l को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2 पाई a से, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और वैल्यू बाहर आई, दैट इज 2 पाई a, है ना, ये भी बाहर आ गई। तो बेसिकली अब हमारे पास में dl बचा अंदर, तो बहुत ही सिंपल हो गया, k q 2 पाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर x डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अच्छा एक और चीज बहुत ध्यान से, ये जो a स्क्वायर, ये जो a स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, आ जाए, बेसिकली इसे और अच्छे से करते हैं यहाँ पर। क्योंकि बोर्ड पर चीजें बहुत ज्यादा हौच पौच हो रही हैं, यहाँ आ जाए, है ना, आ जाओ। तो बेसिकली यहां से 0 टू 2 पाई a, बाकी सारी चीजें बाहर थी,
तो चीजें क्या बाहर थी, के डी क्यू देन एक्स, ये बाहर था हमारे पास में। यहाँ पे आ गया था 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में क्या था हमारे पास में 0 to 2 पाई ए डीएल, है ना। यही सारी चीजें थी। इसको देखिए आप, जब इस डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, और उससे पहले तो ये जो दिख रही है चीज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए जब ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसकी पावर 1, और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो जब हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे पावर ऐड कर सकते हैं, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/2। भाई 1 + 1/2 ये आपको क्या दे देगा 3/2। तो आप क्या कर सकते हैं, के डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, ये आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी, है ना। अच्छी बात। अब ये जो डीएल है, ये डीएल क्या हो जाएगी, ये डीएल छोटी थी अब बड़ी हो गई, क्या बन गई, एल बन गई। रेंज क्या है 0 to 2 पाई ए, अच्छी बात, 0 to 2 पाई ए, ओके बढ़िया सर। इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपके पास में कितना है, के डी क्यू एक्स, फिर हौच पौच हो जाएगा, आओ नीचे, के डी क्यू एक्स 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो एल है इसमें आप क्या रखेंगे, अपर लिमिट, और अपर लिमिट क्या है आपकी 2 पाई ए माइनस लोअर लिमिट वो क्या है 0, क्या है 0 है। तो आप इस 0 को तो कोई मतलब नहीं है, हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा इंटू में 2 पाई ए, तो इस 2 पाई ए ने इस 2 पाई ए को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो बचा क्या, क्या बचा, के डी क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यही क्या है आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ई नेट, क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। यही फॉर्मूला था जिसे हम निकालना चाह रहे थे अभी तक, है ना। अब देखिए एक और इसमें क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो रिंग है, क्वेश्चन ऐसा आता है, प्रूव करिए या प्रूव दैट इफ the distance of the point where the electric field intensity is to calculate is so far from the ring, है ना, वो रिंग से बहुत दूर है, ये पॉइंट P जो है वो रिंग से बहुत दूर है, मतलब x की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, x की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी है। ये जो x है ये बहुत बड़ा है, किसके कंपैरिजन में, इस रिंग के रेडियस के कंपैरिजन में। तो आप प्रूव करिए, क्वेश्चन आता है देन प्रूव दैट द रिंग विल एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। रिंग तब कैसा काम करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉइंट P पर आएगी वो वही आएगी जो पॉइंट चार्ज के कारण आती है। तो कैसे करेंगे, तो कंडीशन तो हमें दे दी है कि इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट a, नेग्लेक्ट a। तो जब a को यहां से नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ऑब्वियसली बात है ये 2 into 3/2 हो जाएगा, इस 2 ने इसको कैंसिल कर दिया, तो आपके पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या आएगी, के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स की पावर 3, भाई 3 बच गया ना यहाँ। अब देखिए ये एक्स क्यूब है, ये एक्स है, तो यहां से 3x में से एक x गायब हो जाएगा, भाई इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, x² इंटू एक्स, तो इस x ने इसको काट दिया। बात समझ में आ रही, गणित है प्योर, है ना, प्योर गणित है। यहां पर x³ आता बेसिकली,
तो उसे हमने स्प्लिट कर दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में, तो एक्स ने एक्स को काट दिया, तो बचा क्या बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नेट बची वो क्या बची के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल डिक्टो सेम वैसी ही है जैसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज के कारण आती है ना। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के हियर? द वैल्यू ऑफ के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूमेरिकल में जाओगे तो आप क्या लिखेंगे 9 इंटू 10⁹ है ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम। पक्की बात। तो आई होप ये डेरिवेशन समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, है ना। चलिए तो आइए एक न्यूमेरिकल, है ना। और न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल है आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है इस तरीके से, और उस सिलेंडर को अलोंग एक्स एक्सिस रखा हुआ है, मतलब हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। वो सिलेंडर वर्टिकली ना होगी, कैसा प्लेस्ड है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। अच्छी बात है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, और ये कंडक्टिंग सिलेंडर है, पक्की बात। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको कितना दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो लेंथ दी है वो कितनी दी 0.5 मीटर। ये जो सिलेंडर है वो कितना दूर प्लेस्ड है, ओरिजिन से कितना दूर है, ओरिजिन से कितना दूर है 0.5 मीटर। लेट अस से दिस ओरिजिन इज O। नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, कैसा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, दैट इज 20x आई कैप। आई कैप क्या है बेसिकली यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर है। एक्स एक्सिस के लिए हमें भी पता है कि हम क्या लिखते हैं आई कैप, वही वाई कैप। जो अगर आप आई जो जे कैप लेते हैं तो जे कैप क्या लेते हैं वाई एक्सिस के अराउंड, और के कैप कहाँ लेते हैं जेड एक्सिस के अराउंड। ये तो हमने पता है ना, ये हमने सब पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर। तो बेसिकली अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ दिया हुआ है, ये जो एक्स आपको दिख रहा है, ये एक्स क्या बता रहा है, ये एक्स बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टेंस है उसको बता रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर किया। बेसिकली एक्स बता रहा है डिस्टेंस को, किसको बता रहा है, डिस्टेंस को, कंफ्यूज नहीं होना है, अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। अच्छी बात है। हमें क्या निकालना है, फाइंड नेट फ्लक्स पासिंग। क्या निकालना है, फाइंड नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर। द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, इसका मतलब वो क्या होगा। तो मुझे अगर फाई नेट निकालना है, पहली चीज हम लोग अगर लेके चले, पहला सॉल्यूशन कि हम लोग बात करें और पहली चीज निकालने के लिए कोशिश करें, दैट इज टू फाइंड द नेट फ्लक्स। तो उसे कैसे निकालेंगे आप देखिए। बेसिकली अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, है ना। क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर या एरिया, है ना। दूसरा कि एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, तीन कंपोनेंट्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं सिलेंडर को, ये हम डेरिवेशन भी ऐसा कर चुके हैं, हम क्या करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए या नेट फ्लक्स कितना इससे पास हो रहा है, हम इस सिलेंडर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और 3 सरफेसेस बोल लीजिए आप, उसमें डिवाइड करेंगे। पहला सरफेस जो S1 में कंसीडर करूंगा वो ये वाला सरफेस होगा, ये सर्कुलर सरफेस। इसको मैंने बोल दिया दिस इज S1। ये सर्कुलर सरफेस क्या है S1। ये बैकवर्ड जो सर्कुलर सरफेस आपको दिख रहा है इसको हमने क्या बोल दिया, ये क्या है S2। क्या है S2। और ये कर्व्ड सरफेस आपको दिख रहा है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस, ये वाला है। दिस पेन इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल, तो ये कर्व्ड सरफेस, इस कर्व्ड सरफेस को भी हमने ले लिया, दिस इज S3। ये क्या है S3 है। कितना है S3। कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो फ्लक्स जो होगा वो इन 3 सरफेसेस के, बस मैक्सिमम ये 3 सरफेसेस हैं जिनके थ्रू पास हो सकता है। तो नेट फ्लक्स अगर हम बात करें फाई नेट की, तो फाई नेट क्या हो जाएगा, फाई 1 जो कि S1 से होके जाएगा इस सरफेस से, प्लस फाई 2 जो कि इस सरफेस से होके जाएगा बैकवर्ड वाले से, प्लस फाई 3 जो कि इस कर्व्ड सरफेस से होके जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसकी बात करें। आइए सबसे पहले निकालेंगे फाई 1। सबसे पहले क्या निकालेंगे फाई 1। तो फाई 1
क्या निकालेंगे, फाई वन। फाई वन फॉर्मूला यही लगेगा सबके लिए, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दी है 20x i कैप। तो क्योंकि हम स्केलर या उसकी स्केलर वैल्यू ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, है ना, स्केलर वैल्यू है ना, ईडीएस कॉस थीटा उसका स्केलर फॉर्म है, तो हम आई कैप को नहीं कंसीडर करेंगे, तो हम क्या लेंगे, केवल 20 इंटू एक्स। 20 इंटू एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिखा है, 20 इंटू एक्स। एक्स क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हम देख लें, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, इस सरफेस का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 0.5 मीटर। मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0.5, यही हो जाएगी भाई साहब, 20 इंटू 0.5, यही होगा 20 इंटू 0.5, है ना। अच्छी बात है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यही तो x है, दैट इज 0.5 इंटू ds। ds की हम बात करते हैं, ds होता है एरिया, ds क्या होता है, सरफेस एरिया। तो इस सरफेस का सरफेस एरिया कितना दिया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे बच्चों इसे हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा मीटर में। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये भी कैसा होगा, मीटर में होगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, स्क्वायर मीटर बेसिकली, है ना। क्योंकि 1 सेंटीमीटर, इन 1 सेंटीमीटर देयर आर, in 1 centimeter there are 10 to the power -2 meter, so in 1 square meter centimeter there will be 10 to the power -4 square meter। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यस सर, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं, वही फंडा किया है, बच्चों वाली चीजें। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ds एरिया वेक्टर कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10 टू द पावर -4 cos थीटा। cos थीटा की जब बात करेंगे तो cos थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। इस सरफेस का जो ये सरफेस आपको S1 दिख रहा है, इस सरफेस का सरफेस एरिया कैसा होगा, सरफेस का सरफेस एरिया कैसा होता है, आउटवर्ड, कैसा होता है, आउटवर्ड। तो ये आउटवर्ड जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये तो हमने बोल दिया कि सर ये तो एन कैप है, ये क्या है, एन कैप है, इसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। सर ये एन कैप हो गया, क्या हो गया, एन कैप हो गया। तो इस डायरेक्शन में आ रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, अगर ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं खुद ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। दोनों के बीच में ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या है, एरिया वेक्टर है। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है बेटा, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू, cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 180, cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। यहाँ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, ये जो आपके पास में दिख रहा है ना पॉइंट, इसको आप हटा दीजिए तो नीचे कितना हो जाएगा, 10 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू, देखिए cos 180 कितना होता है, -1, है ना, -1। अच्छी बात है, जीरो ने इसको उड़ा दिया भाई साहब। अब आपके पास में कितना बना, 5 2s are 10 एंड दिस 20, तो क्या माइनस का 200 आया, 200 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आप क्या 5 आ गया, क्या आ गया, 5, है ना, यही होगा। अच्छी बात, हाँ सर 5 आ गया सर, क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्या निकालेंगे, φ2, क्या निकालेंगे, φ2। तो फ्लक्स φ2 क्या हो जाएगा, वो वाला फ्लक्स, वो फ्लक्स जो सरफेस S2 या बैकवर्ड सरफेस से होके गुजर रहा है, उसकी भी वैल्यू क्या है, ई ds cos थीटा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दी सर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, 20 इंटू एक्स, 20 इंटू एक्स, और एक्स तो क्या है, डिस्टेंस है, एक्स क्या है, डिस्टेंस। तो इस सरफेस का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 0.5 प्लस ये लेंथ सिलेंडर की, ये भी तो 0.5 है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, 8 हो जाएगी। तो 0.5 प्लस 0.5 क्या 1 हो जाएगी, 1।
तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1, क्या लिख सकते हैं 1। ओके, अब बात आती है डीएस की, एरिया, और एरिया तो इसका भी सेम होगा, वो क्या हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, जैसा इसका था वैसा इसका भी होगा। यहीं पे लिख देंगे 20 इंटू 10⁻⁻⁴ cos थीटा। नाउ एंगल, नाउ टॉकिंग अबाउट एंगल। देखिए आप बहुत ध्यान से, क्या होगा एंगल कमेंट सेक्शन में खुद ही बता सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस एरिया का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, ये देखिए, ये एरिया दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये दिख रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसा होगा, आउटवर्ड, कैसा होगा आउटवर्ड। तो अगर ये एरिया वेक्टर है एन कैप, बहुत ध्यान से देखेंगे, एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल कैसा बनेगा 0 डिग्री। कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। ये कुछ ऐसा होगा, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भाई एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, है ना, एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो फटाफट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे हम cos 0, क्या चीज cos 0। अगर ये cos 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो भाई साहब यहाँ पे लिख देंगे 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज 20, दिस इज 20, ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻⁴, ये क्या आ गया आपका +2, क्या आ गया +2, ∅1 आ गया, ∅2 आ गया। अब ∅3 की बारी, किसकी बारी ∅3 निकाल लेते हैं, आ जाइए। ∅3 सेम फॉर्मूला E ds cos थीटा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही है 20। डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये कर्व सरफेस है यहाँ पर, तो कर्व सरफेस के लिए अभी ds तो ds ही रहने देते हैं, है ना, डिस्टेंस की। अब दिस वन जो x है उसको x ही रहने देते हैं, ds क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको भी ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। आप आ जाइए, इसे कैसे खत्म करेंगे। सबसे पहले आप एंगल देख लीजिए, एंगल कितना है, एंगल देख लीजिए। ये कर्व सरफेस है, ये क्या है कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो हो गया एन कैप, भाई ऐसा होगा कर्व सरफेस, कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर वर्टिकल। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकल के जा रही है इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जा रही है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है ये, और एरिया वेक्टर कैसा है उसके जस्ट अपोजिट, एरिया वेक्टर क्या है उसके जस्ट परपेंडिकुलर, ये तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का 90 डिग्री का। तो यहाँ पे अगर हम cos थीटा की बात करें, इसकी cos थीटा की, तो cos थीटा कितना आ जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। टोटल फ्लक्स जो ∅3 से गया वो कितना हो गया 0, है ना, कितना हो गया 0 हो गया। तो बेसिकली टोटल फ्लक्स क्या था हमारा ∅1 + ∅2 + ∅3, और वैल्यू रख लेते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ∅1 कितना है -200 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस ∅2 कितना है 400 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा +200 इंटू 10⁻⁻⁴, ये क्या हो गया आपका नेट फ्लक्स, क्या हो गया नेट फ्लक्स। बात क्लियर। तो जो फ्लक्स आया नेट फ्लक्स वो कितना आया 200 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो चार्ज इनसाइड द सिलेंडर निकालना है। कोई बात नहीं सर, ये भी निकाल देते हैं, डरते थोड़ी ना, है ना, निकाल लेंगे इसे भी। आ जाओ, बहुत इजी है, बहुत इजी है, आ जाए। कैसे, देखिए, अगर हम बात करें कि चार्ज इनसाइड द सिलेंडर,
ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर, इसके अंदर चार्ज कितना होगा वो निकालने से पहले आप ये खुद ही सोचिए और आपके दिमाग में ये चीज आएगी, क्या ये क्लोज्ड सरफेस है? हाँ, ये क्लोज है ना, ये क्लोज्ड सरफेस है। तो क्लोज सरफेस में चार्ज होगा। फॉर द क्लोज सरफेस वी नो दैट गॉस लॉ ना, तो बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ क्या बोलता है? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमारा जो फाई है वो नेट फ्लक्स कितना है, वो कितना है 200 इंटू 10 टू द पावर -4 चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, कितना आ जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 8.85 10 टू द पावर -12 इज इक्वल टू Q। जब इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.77 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम। ये अगर आपका आंसर आ रहा है तो सही है, वेरी गुड। तरीका समझ में आया? बेसिकली I'm not here to for the calculation, है ना, you are in 12th class, but basically what is our motive and what must be your efforts is to understand that what actually the kind of approach we have to use to solve the particular numerical and the derivation also, है ना, what actually the concepts behind that must be your goal to understand, है ना, वो हमारे गोल होना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक चीज समझ में आई। अब एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, दैट इज फॉर होमवर्क, है ना। क्वेश्चन मैं बोर्ड पर दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में उसके आंसर बताना है, उसके आंसर बताना है, और डेफिनेटली जो भी बच्चा उसके सही आंसर देगा उसे मैं अप्रिशिएट करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में बकायदा उसका नाम लिया जाएगा, है ना। और अगर नहीं आया आपको तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली वी विल डू दैट द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, है ना, उसको हम करेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, करके देखेंगे। बट इट इज अ काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू गाइस, है ना। जस्ट सी दैट व्हाट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू। सो हियर इज द क्वेश्चन विच इज फॉर होमवर्क। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। और क्वेश्चन क्या है, एक कंडक्टिंग क्यूब आपको दिया हुआ है, देयर इज अ क्यूब, है ना। So in this cube, the electric field intensity, the direction of electric field intensity is along x-axis, and the value is same as it was earlier in that question. And what is the value? It is 2xi. Value क्या है 2xi। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, x-axis का along है। इस क्यूब से कितना फ्लक्स होके जाएगा ये हमें बताना है। दूसरी चीज बताना है कि चार्ज इस क्यूब के अंदर कितना होगा। सेम डिक्टो क्वेश्चन जैसा कि पहले किया था, सिलेंडर के लिए किया था, अब आपको किसके लिए करना है, क्यूब के लिए करना है। इसका आंसर आपको किस में बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त, यहीं पे चैप्टर एंड करते हैं, फर्स्ट चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दैट वी विल स्टार्ट, ना, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये पूरी जो जर्नी फर्स्ट चैप्टर की आपको समझ में आई होगी। जो भी टॉपिक्स हमने लिए हैं पूरी कोशिश मेरी रही कि आपको चीज समझ में आए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग या नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। अब आपकी जिम्मेदारी है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।